अब जो आज का टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि हमें प्रेशर से समझना है कि क्या प्रेशर से भी स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, क्या प्रेशर से भी सॉलिड जो है वो लिक्विड बन सकता है और लिक्विड जो है वो गैस बन सकती है, सेम विद गैस जो है वो लिक्विड बन सकती है और गैस जो है सॉलिड बन सकती है। क्या ऐसा प्रेशर से भी हो सकता है? टेम्परेचर से तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में बदल जाएगा, या टेम्परेचर कम करने से गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। लेकिन क्या प्रेशर से भी ऐसा कुछ हो सकता है? प्रेशर का मतलब आपको पता होगा बेटा, प्रेशर का मतलब था फोर्स, दबाव लगाना किसी चीज पे फोर्स लगाना। तो यस बेटा, यस, प्रेशर से भी जो स्टेट्स है ना बेटा पार्टिकल्स के, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स है। आपको पता है ना गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? लूज होते हैं। अब अगर मैं इसको प्रेशराइज करता हूं, मान लो कि कोई पिस्टन लेता हूं मैं, और इस पिस्टन को मैं प्रेशराइज करता हूं, यानी कि दबाव लगाता हूं बेटा, इसको अंदर की तरफ इंटरनली प्रेस करता हूं, तो ये जो पार्टिकल्स है ना बेटा ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, ये क्लोज आने लग जाएंगे। मतलब जैसे कि इसका इसका वो दिखाता हूं सेकंड वेरिएंट की क्या होगा। तो सेकंड वेरिएंट में होगा कि जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ चला गया, मतलब अंदर की तरफ आ गया, और जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से क्लोज हो गए, थोड़े से क्लोज आने लग गए, आसपास आने लग गए। हाँ रहे, एक सेकेंड रुकना बेटा। तो अगर आप देखोगे बेटा सेकंड वाले सिनेरियो को देखोगे यहाँ पे, तो सेकंड वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ प्रेस हुआ, और जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से अटैच होने लग गए बेटा, एक दूसरे से अटैच होने लग गए। तो आप खुद देखो, ये जो पहला वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका लिक्विड का, सॉरी गैस का, ये एग्जांपल आपका गैस का जिसमें ये लूजली पैक्ड है। और सेकंड वाले एग्जांपल में जब इसमें प्रेशर लगा तो ये किस में बदल गया बेटा? लिक्विड के अंदर बदल गया। अब इसी तरीके से अगर आप उसको और प्रेशर दोगे ना तो ये सॉलिड में बदल जाएगा बेटा, सॉलिड में। अब इसका अगर आपके माइंड में आता है कि सर एक एग्जांपल से समझाओ, क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हमारे घर में एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये किससे बन रही है बेटा? ये इन्हीं प्रेशर से तो बन रही है, ये इन्हीं प्रेशर से तो बन रही है बेटा। तो ये क्या, कौन सी गैस है बेटा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिससे क्या होता है हमारे गैस स्टोव वगैरह जो है वो जलते हैं और हम उस पर कुकिंग करते हैं। तो ये इसी प्रेशर से क्या होती है बेटा? डेवलप होती है। इसी प्रेशर से क्या होती है? डेवलप होती है। तो अब यहां पे हमें यही चीज समझनी है कि क्या प्रेशर से भी चेंजेस आ सकते हैं स्टेट्स में। तो मैंने आपको समझाया कि यस बेटा, प्रेशर से भी चेंजेस आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरली कौन सी क्या चीज होती है? गैस होती है। क्या उसकी कोई सॉलिड फॉर्म भी होती है? यस बेटा, उसकी सॉलिड फॉर्म भी होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। शायद आपने कभी नाम सुना हो ड्राई आइस का। ये व्हाइट कलर की होती है, मिल्की कलर की होती है बेसिकली, और ऐसे लगता है जैसे आइस हो, बट एक्चुअल में ये आइस नहीं होती है। ठीक है, एक्चुअल में ये आइस नहीं होती है, बट लगती क्योंकि आइस की तरह है, और ड्राई होती है क्योंकि लिक्विड उसमें गीलापन तो होता नहीं है, वो तो सूखी होती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। लेकिन जबकि वो होती क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। बनती कैसे? ये प्रेशर से। सॉलिड को इतना सॉरी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फॉर्म होती है उसको प्रेशर इतना ज्यादा दिया जाता है कि वो पहले लिक्विड में बदलती है और वो फिर किस में बदलती है? सॉलिड में बदलती है। ठीक है, वो किस में बदल जाती है? सॉलिड में बदल जाती है। ठीक है, नहीं, तो ये आपका बेटा किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। तो अब हमें यही चीज पढ़नी है यहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं बेटा, इनकी लैंग्वेज को रीड करते हैं। कह रहे वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कह रहे हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं ना, वो उनके पार्टिकल के डिफरेंस की वजह से होते हैं। जैसे कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स, जबकि लिक्विड के अंदर थोड़े से लूज होते हैं, और गैस के अंदर हाईली लूज होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा गैप होता है उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि इनके जो तीनों पार्टिकल्स है ना, या तो जो तीनों स्टेट्स हैं, उनका डिफरेंस उनके पार्टिकल की वजह से नजर आता है हमें, क्योंकि पार्टिकल एक के टाइटली पैक्ड होते हैं, एक के लूज होते हैं, और एक के हाईली लूज होते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ये पढ़ के आ चुके हैं हम। फिर कह रहे हैं व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर। कह रहा है क्या होगा अगर हम एक सिलेंडर के अंदर गैस को भरे और उसको प्रेशर देते रहे,
उसको लगातार लगातार क्या करते रहे, प्रेशर देते रहे, उसको दबाते रहे, विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या उसके अंदर के पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे? यस बेटा, अभी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम से कि अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो क्लोज आने लग जाएंगे, और अगर वो क्लोज आएंगे तो उनका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो आंसर है यस बेटा, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यस वो अपने स्टेट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये देखो इन्होंने यहाँ पे एक फिगर भी दिखा रखी है, ये फिगर अगर आप देखोगे 1.8 तो इसमें आपको समझ आएगा। देखो इस वाले के अंदर गैस पार्टिकल्स है, देखो ये लूज है, थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं, और एक सेकेंड, अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे तो देखो ये लूज है, ये लूज पार्टिकल है, 1 2 3 4 इस तरीके से, और इसको एक सिलेंडर के अंदर डाला जा रहा है और इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन जैसे इसको जो अंदर की तरफ प्रेशराइज करके इसको दबाएगा अंदर, जैसे इंजेक्शन के अंदर होता है ना सिरिंज के अंदर पिस्टन, वैसे ये ठीक है, ऐसा करना है आपको। अब देखो जब आप इसको प्रेशर करोगे ना तो ये जो पार्टिकल है ना ये क्लोज आने लग जाएंगे, और अगर और प्रेशर करोगे तो ये और क्लोज आ जाएंगे, और अगर ये इतने क्लोज आ जाएंगे तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, सॉलिड, और जबकि ये कौन सी फॉर्म थी, गैस। तो प्रेशर से क्या चेंज हो सकता है? यस बेटा, प्रेशर से भी चेंज हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं बेटा अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे और या टेम्परेचर को रिड्यूस कर दे तो ये किस में बदल जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा आपका, ये लिक्विफाई गैस हो जाएगा। यानी कि अगर आप गैस को लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करो, प्रेशर डाल दो उसके ऊपर, हाई प्रेशर कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो, और ये कौन सी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और प्रेशर कर दोगे तो ये सॉलिड की फॉर्म ले लेगी। देखो आगे ये सॉलिड वाले फॉर्म का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा होगा, कह रहे हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है? तो हो सकता है आपने कभी सुना हो सकता है नहीं सुना हो, तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, कह रहा है अगर आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है ना तो इसको हाई प्रेशर में स्टोर करना पड़ेगा। अगर इसका प्रेशर कम हो गया ना तो ये वापस गैस बन जाएगी, ये वापस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मतलब गैस वाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको इसको सॉलिड फॉर्म में रखना है ना तो आपको इसको हाई प्रेशर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दबाव देना पड़ेगा, तभी ये किस में कहेगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा। सॉलिड carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। कह रहे कि अगर हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम कर दिया, यानी कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट का प्रेशर कम कर दिया, तो कम करते ही ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और अगर हम प्रेशर को कम कर दे तो वो डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। और क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है और आइस जैसा नजर आता है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आइस भी मेल्ट होती है ना, तो ऐसी ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है ये भी किस में बदल जाता है बेटा, गैस में बदल जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। तो कह रहा है इससे हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर की बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है। सो 1 एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन जो है बेटा आपको नीचे यहां पे दे रखी है, तो उसको देखते हैं हम एक बारी कि क्या बोल रहे हैं, यहां पे पेपर में आ सकते हैं ये। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर, जिसको मैंने आपको बताया अभी कि शॉर्ट में क्या होता है बेटा, ये एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो कह रहे हैं कि जब गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसका जो यूनिट होता है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। अब ये 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, अभी समझते हैं। अब प्रेशर का जो ऐसे यूनिट होता है ना बेटा, जो नॉर्मल प्रेशर का ऐसे यूनिट होता है वो होता है पैस्कल। ये आप पढ़ोगे इसी क्लास में, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर का जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है पैस्कल, पीए। और एयर में जो मतलब जो एयर में प्रेशर है, देखो यहाँ पे गैस लिखा ना, गैस क्या, एयर में तो गैस होती है, एयर में जो प्रेशर है उसके यूनिट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये कितने पैस्कल के इक्वल होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो है बेटा वो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पैस्कल के इक्वल होता है।
अब ये आपको याद रखना है बेटा, ये सब आपको याद रखना है, ये 1 मार्क पे पेपर में पूछ सकते हैं। फिर कह रहे थे प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कह रहे जो एयर में प्रेशर होता है ना बेटा, जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। जो सी लेवल के वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सी लेवल मतलब जो समुद्र के वहां का जो लेवल होता है, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो ऊपर जो अभी 1 एटमॉस्फेयर वाली बात आ रही थी ना, वो इसी से रिलेटेड आ रही थी कि अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कम होके 1 एटमॉस्फेयर के अराउंड चला गया, तो वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो किस में बदल जाएगी, वो गैस वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाएगी। यही चीज वो आपको ऊपर बोलना चाह रहे थे। और एटमॉस्फेरिक है क्या, 1 एटमॉस्फेयर है क्या, अगर हम पैस्कल से कंपेयर करें तो 1 एटमॉस्फेयर है हमारे पास 1.01 इंटू 10⁵ पैस्कल। और अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली यहां पे बता रहे हैं कि जो सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर कितना है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और सी लेवल के वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर का होता है, यानी कि 1 एटीएम होता है। अब अगर इतने प्रेशर पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो फिर वो किस में बदल जाएगी, गैस वाले कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। और अगर इससे ऊपर के प्रेशर में रहती है तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी। देखो टॉपिक का नाम है बेटा इवेपोरेशन। अब क्या है ये बेटा इवेपोरेशन, पहले मैं इसको अपने वर्ड्स में समझाता हूं। देखो हमने ना दो तरीके से पढ़ लिया कि एक तो टेम्परेचर जो है ना वो स्टेट्स को चेंज कर देता है, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में। इसी तरीके से जो प्रेशर है बेटा वो भी क्या करता है, स्टेट्स को चेंज कर देता है, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, या फिर वाइसा वर्सा। ठीक है, क्या इन दोनों के अलावा भी कोई चीज है जो स्टेट को चेंज कर सकती है? तो आंसर है यस बेटा, इन दोनों के अलावा भी कोई चीज है जो स्टेट को चेंज कर सकती है, जैसे कि इवेपोरेशन। जैसे कि इवेपोरेशन, जैसे अब आप खुद देखो टेम्परेचर वगैरह के लिए ना हमें दो चीजों की जरूरत होती है, या तो मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है या बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होती है। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे या तो वो मेल्ट हो जाएगा और या तो वो बॉयल हो जाएगा। क्या इवेपोरेशन के अंदर भी कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नाम की चीज होती है? नहीं बेटा, इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर इवेपोरेशन ऐसा क्या करती है जिससे स्टेट्स चेंज हो जाते हैं? इवेपोरेशन ऐसा क्या करती है जिससे स्टेट्स चेंज हो जाते हैं? तो जनरली ये कैसे स्टेट्स चेंज करती है? जनरली ये लिक्विड को गैस में चेंज करती है। जनरली इवेपोरेशन जो है बेटा वो लिक्विड को गैस में चेंज करती है। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, आपको चीजें समझ आएंगी। आपने देखा होगा बेटा कि आपकी मम्मा जो है मॉर्निंग में उठ के कपड़े वॉश करती होगी। ठीक है, कपड़ों को वॉश करती होगी ना, धोती होगी, और धोने के बाद जो है वो उनको ड्राई करती होगी। तो ड्राई करने के लिए उसके लिए क्या करना होगा? उनको ड्राई करने के लिए उसके लिए उनको उसको धूप में सुखाना पड़ेगा। वैसे तो आजकल जो है ना ड्रायर्स होते हैं, जैसे जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर ऑलरेडी ड्रायर्स जो है होते ही हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो गीलापन है ना उसमें रहता है। तो उसके लिए हमें उसको क्या करना होता है? उसके लिए या तो मम्मा जो है उसको फैन के नीचे रख देती है, और नहीं तो फिर क्या करती है, उसको रूफ पे चली जाती है और रूफ पे जो है ना उसको धूप में टांग देती है। ठीक है, धूप में जो है उसको मम्मा कपड़ों को टांग देती है ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, जो सन है ना बेटा, जो सन है उसकी हीट उसको मिल रही है। देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ सन की हीट से ही होगा, कुछ भी एनवायरमेंट में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उनकी मदद से ये जो कपड़े के अंदर गीलापन होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा यानी कि वो स्टीम बनके, वेपर्स बनके उड़ जाएगा। क्या ऐसा करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा होगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ ये अपने आप ही उड़ जाता है। थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बट ये अपने आप ही क्या होता है, उड़ जाता है। अब उड़ जाता है मतलब वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ध्यान से समझो, इसको एक और चीज से समझाता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा है, यानी कि उस कपड़े के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, लूज होंगे, ऑब्वियसली लूज होंगे। तो अब क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है ना, तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब जैसे पार्टिकल्स की लेयर होती है, जैसे टॉप लेयर, बॉटम लेयर और मिडिल लेयर। तो जो टॉप लेयर वाले पार्टिकल्स होते हैं ना उस कपड़े के अंदर, या जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी से ना वो करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने का मतलब हो गया मूव करते हैं। और जब वो बहुत जल्दी मूव करके दूर जाते हैं ना, तो उनके पीछे जो नीचे वाले पार्टिकल है ना वो भी इवेपोरेट होना चालू होते हैं, वो भी लूज होने लग जाते हैं। और अगर वो भी लूज होने लग जाएंगे तो ये लिक्विड फिर किस में बदलने लग जाएगा, गैस के अंदर। यही तो आपको बताया हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करने लग जाते हैं
तो वो धीरे धीरे करके किस में बदल जाते हैं, गैस में। मतलब लिक्विड के पार्टिकल है तो वो किस में बदल जाएंगे, गैस में। तो यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने गीला कपड़ा रखा, तो गीले कपड़े के अंदर पानी के पार्टिकल्स होंगे जो कि थोड़े लूज पैक होंगे। फिर जब वो एनवायरमेंट में पड़े रहेंगे, उसको हवा मिलेगी, उसको धूप मिलेगी, ऐसे करके अलग अलग चीजों से वो हिट होएगा, तो उसके अंदर जो पार्टिकल है ना, वो अपने आप ही धीरे धीरे करके उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो अपने आप ही फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। और जब वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे तो फिर वो किस में बदल जाएंगे, गैस में। तो इस तरीके से लिक्विड जो है किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या इसके लिए मुझे उसको स्पेसिफिकली कोई मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ा, जैसे कि आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री चाहिए, क्या इसको हमें देना पड़ा, नहीं। जैसे आइस है, आइस देखो आप फ्रिज से बाहर निकालो और अपने हाथ में रखो, देखो अपने आप ही पिघलने लग जाएगी। क्या आपके हाथ ने उसको क्या टेम्परेचर दिया उतना, मतलब उतना हीट दिया, नहीं, पर फिर भी वो पिघल रही है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। हाँ, तो इस तरीके से बेटा आपको यहां पे समझना है इवेपोरेशन के बारे में, कि इवेपोरेशन जो है ना, वो कोई मेल्टिंग पॉइंट तक रीच नहीं करता, कोई बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करता, और फिर भी वो क्या कर देता है, स्टेट्स को कन्वर्ट कर देता है अदर अदर स्टेट्स में। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट ये इफेक्टिव है, ठीक है। सो देखो यहां पे रीड करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जब भी मुझे मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो क्या मुझे हीट और प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। हीट मतलब टेम्परेचर के चेंज करने की, और प्रेशर यानी कि हमने पीछे जो पढ़ा था कि दबाव डालने की, क्या जरूरत पड़ेगी। तो आंसर मैंने आपको बोला कि नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन, जो कि हमें ये चीज बताएगा कि नहीं, हमें नहीं जरूरत पड़ेगी हर बारी। फिर कह रहा है कि कैन यू quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point। कह रहा है कि क्या आप अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल दे सकते हो जहां पे लिक्विड किस में बदल गया, गैस में बदल गया, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट तक तो रीच ही नहीं हुआ था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया अपने घर में कपड़े सुखाने का, मान लो कपड़ा गीला है तो इसका मतलब उसमें पानी है, अगर उसमें पानी है तो उसको अगर मेरे को इवेपोरेट करना है तो मुझे उसको 100 डिग्री तक पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो उसको 100 डिग्री तक पहुंचाता ही नहीं हूं, फिर भी वो इवेपोरेट हो जाता है, आई मीन फिर भी वो वेपर्स में बदल जाता है। तो फिर वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन। अभी पढ़ेंगे इसका मीनिंग आगे, देखो कह रहा है वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। कह रहा है अगर पानी को आप कहीं पे बिना ढके रख दोगे ना तो वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देखो हमारे घरों में जब घरों में कह रहा हूं, जब हमारे आसपास बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है कहीं ना कहीं, तो कुछ पानी तो जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो नीचे सीप कर लेती है, लेकिन कुछ पानी नहीं हो पाता। तो जो पानी नहीं हो पाता वो फिर भी कई दिनों बाद हट जाता है। तो वो क्यों हट जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या उसको 100 डिग्री तक पहुंचाया गया था, नहीं, बट वो फिर भी हो गया इवेपोरेट। तो कॉन्सेप्ट यही तो है बेटा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। कह रहा है वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपेंड टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल इसने लिया कि पानी जो है ना, जो कपड़े हैं वो गीले हैं और वो कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं अपने आप ही, जबकि हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं दिया होता, बट फिर भी वो सूख जाते हैं। तो आपसे पूछा कि क्या हो रहा है दोनों एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल में वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो दोनों ही एग्जांपल में वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं, इवेपोरेशन। बट अगेन आगे पढ़ते हैं ये क्या बोल रहे हैं। कह रहा है वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आर नेवर एट रेस्ट। कह रहा है कि हमें पता है कि जो भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा थोड़े मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं रहते। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy। कह रहा है कि चाहे सॉलिड हो, जैसे सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया या गैस हो गया, तो कह रहे तीनों के अंदर ही ना जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे। किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट, इधर उधर पार्टिकल का मूव करना, ठीक है। तो कह रहा है इन केस ऑफ लिक्विड a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particle and gets converted into vapor। तो कह रहा है कि जो लिक्विड होता है ना, उसका जो बेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि जो उसके ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं ना, उनमें नहीं होती है। तो जब कुछ पार्टिकल में हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो बहुत तेज मूव करते हैं, और बहुत तेज मूव करने की वजह से वो दूसरे वाले को भी अफेक्ट करते हैं, और जो दूसरे पार्टिकल धीरे वाले होते हैं ना, वो उनको भी हिला देते हैं, उनको भी मूव करा देते हैं। और इससे होता क्या है, इससे सारे पार्टिकल इधर उधर भाग जाते हैं और फिर लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस में। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो एक क्यू लगी हुई है, क्यू होता है ना, लाइन लगी हुई है। अब लाइन में अगर एक दूसरे को धक्का देगा
तो जो दूसरे वाले को धक्का मिला वो तीसरे वाले को धक्का देगा, ऑब्वियसली वो आगे गिरेगा तो वो थर्ड वाले को धक्का देगा, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाले को धक्का देगा, फोर्थ वाला फिफ्थ वाले को, फिफ्थ सिक्स को, सिक्स सेवन को। तो ऐसे ही यहां पे पार्टिकल्स का हो रहा है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, ऐसे करते करते सारे पार्टिकल एक दूसरे को धक्के मारते रहते हैं और धक्के मारने की वजह से वो लूज हो जाते हैं और लूज होने के बाद वो लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाता है। यही चीज बोलना चाह रहा है। थोड़ी लैंग्वेज उसकी डिफिकल्ट हो सकती है बट कहना वो यही चाह रहा है। ठीक है, लैंग्वेज बेटा इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है बट कहना वो यही चाह रहा है कि यहां पे पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल बहुत उसमें होते हैं, जोश में होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ऐसा बोल सकते हो आप, बहुत सारा एक्टिव होते हैं और एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं। और जो जो कम एक्टिव होते हैं ना उनको भी धक्का लगता है और धक्का लगने की वजह से सारे एक दूसरे को हिट करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं इधर उधर। और इससे होता क्या है कि जो लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा बेटा, गैस में बदल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल दूर 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 एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। यही चीज आपको बोल रहा है। देखो इसको रीड करते हैं, देखो यहां पे क्या कह रहे हैं दोबारा से, कह रहा है इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस की बात कर रहे हैं, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि कुछ पार्टिकल जो है ना लिक्विड के वो हाईली काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, हाईली काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसमें बहुत वो होता है, जोश होता है, बहुत ज्यादा उसमें वो होता है कि इधर उधर घूमना, इधर उधर क्या कह रहे हो, बहुत ज्यादा उसमें मतलब वो इधर उधर घूमता है। और वो क्या करेगा फिर, इज एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, और वो दूसरे पार्टिकल को धक्का मारेगा और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज कर देगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि वो जो चिपके हुए हैं ना आपस में वो लूज हो जाएंगे, चेन तोड़ देगा वो, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट कर देगा। अब कह रहा है यही फिनोमिना, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो कह रहा है कि जब भी ऐसा फिनोमिना जहां पे लिक्विड गैस में बदल जाता है किसी भी टेंपरेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पे वो रीच नहीं कर रहा, उससे पहले वो ब्रेक हो गया, उससे पहले वो वेपर में बदल गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। हम इसका जो रिजल्ट आने वाला ना वो यहाँ पे दे रखे हैं बेटा पॉइंट्स, ये देखो ये रे, हम इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो हमें इवेपोरेशन या तो तेजी से होने देते हैं और या तो नहीं होने देते। तो टोटल 4 फैक्टर्स हैं बेटा हमारे पास, टोटल 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे इवेपोरेशन के प्रोसेस को या तो तेज कर देती है और या तो स्लो कर देती है। एक है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी एंड चौथा है विंड स्पीड। ये 4 फैक्टर हैं जो मेरे इवेपोरेशन के प्रोसेस को या तो तेज कर देते हैं और या तो स्लो कर देते हैं। एक एक करके समझते हैं, यहां पे एक एक करके समझते हैं, इसी को हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन बोल रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या आ रहा है बेटा, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहे हैं अगर किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे इवेपोरेशन तेज हो जाएगा। समझो यहां पे, अभी समझाऊंगा मैं, एग्जांपल समझाऊंगा। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। और अगर किसी चीज का सरफेस एरिया कम हुआ तो वहां पे इवेपोरेशन भी क्या होगा, स्लो स्लो होगा। अब यहां पे जितेश कह रहे हैं कि एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताते हैं। देखो मम्मा ने क्या करा, मम्मा ने एक हैंकी लिया और हैंकी को वॉश किया, धो दिया उसको, और धोने के बाद ना उस एक नहीं, ऐसा करते हैं 2 लेते हैं, 2 हैंकी लिए, दोनों को धो दिया मम्मा ने। अब एक हैंकी का तो ना मम्मा ने उसको पूरा का पूरा खोल के ऐसा रख दिया और उसको सूखने के लिए डाल दिया, और दूसरे को ना ऐसा खोल के ना रख के उसको बॉल बना के एक साइड में रख दिया। अब आप खुद देखो, बॉल बनाने की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो गया और ऐसा पूरा खोलने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब मैंने क्या बोला, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो इस तरीके से अगर आप खोल के रखोगे ना उस हैंकी को तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जल्दी इवेपोरेट का मतलब है ये जल्दी सूख जाएगा। जबकि ऐसे मम्मा रोल बना के ये बॉल बना के रख देगी ना तो 1 दिन क्या 4 दिन में भी नहीं सूखेगा ये। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी धीरे होगा। यही तो रीजन है कि जब मम्मा कपड़े धोती है तो कपड़े धोने के बाद क्या करती है, जब मम्मा कपड़े धोती है तो कपड़े धोने के बाद क्या करती है, उसको जब सूखने के लिए डालती है तो खोल के रखती है। ऐसे नहीं कि बस एक ही जगह पे सारे के सारे ऐसे रख दिए चेयर पे या कहीं पे और उसको कह दिया ये तो सूखते रहेंगे अपने आप, ऐसा नहीं होगा। उसको पूरा खोल खोल के एक एक कपड़े को जो है वो टांगेंगे, फिर तभी जाके वो सूखेंगे जल्दी। ठीक है, तो ये पहला आ गया कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तभी वो चीज जो है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो कह रहे कि हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है।
इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन भी जो है ना वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। कह रहे हैं अगर हमें कपड़े को सुखाना है तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, ड्राई करने के लिए हम उसको स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड कर देते हैं यानी कि खोल के लगाते हैं, खोल के रखते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए यानी कि ड्राई हो जाए। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। बस यही बोल रहे हो। अब अगला देखते हैं, अगला आता है टेम्परेचर इंक्रीज का, कि क्या टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन में फर्क पड़ेगा। तो आंसर है यस बेटा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब गर्मी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन जल्दी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा यानी कि ठंडी होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। आप खुद देखो बेटा, जब समर का टाइम होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है और मम्मा कपड़े धोती है तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो कपड़े पूरी तरीके से सूख जाते हैं। 2 से 3 घंटे, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी है तो टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। जबकि जब विंटर का टाइम आता है तो कपड़े 2-2 3-3 दिन तक से ही सूखते। अगर धूप भी आ जाती है ना तब भी वो 1 से 2 दिन ले जाते हैं सूखने के अंदर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर 10-12 डिग्री का होता है और गर्मियों में टेम्परेचर 40-50 डिग्री का होता है। तो अब आप खुद लगा लो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कह रहा है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट्स इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। कह रहा है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा क्रिएट होगी पार्टिकल्स के अंदर। याद करो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती थी, जब उसको गर्मी मिलती थी। तो यहां पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको गर्मी मिलेगी, गर्मी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी तो वो पार्टिकल्स दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो फिर वो वेपर में बदल जाएंगे। तो बस यही चीज आपको यहां पे लिखी हुई है। आगे क्या बोल रहा है, अगला देखते हैं। कह रहा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। पहले तो ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं बेटा। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारे एनवायरमेंट में हमारे एयर में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ह्यूमिडिटी होता है। अब ये जितने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी यानी कि जितने ज्यादा वाटर पार्टिकल हमारे एनवायरमेंट में होंगे, इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो बेटा, मान लो अगर मैंने कपड़ों को सुखाने के लिए रखा और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो कपड़े का जो वेपर्स है वो तो क्या ही इवेपोरेट होंगे बेटा, जबकि जो एयर के इवेपोरेशन जो एयर के पार्टिकल है वो तो वैसे ही एयर में घूम रहे हैं। एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है वो तो वैसे ही घूम रहे हैं, और हम कपड़े में से भी निकालना चाह रहे हैं तो कहां से निकल जाएंगे वो। तो इसलिए जब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना तो इवेपोरेशन नहीं होता। जबकि जबकि अगर इसको हम उल्टा कर दे, यानी कि जब ह्यूमिडिटी को कम कर देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में वाटर पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो यहां पे उल्टा हो रहा है। उल्टा मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो अब देखो इसको रीड करते हैं। कह रहा है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो मीनिंग क्लियर कर रहा है आपको। कह रहा है ह्यूमिडिटी का मतलब है कि पानी के जो वेपर्स हैं वो कितने अमाउंट में हमारे एयर में प्रेजेंट है। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। कह रहे हैं हमारे एयर में ना एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा, एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा वाटर वेपर नहीं होल्ड हो सकते। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। अगर हमारे एनवायरमेंट में पहले से बहुत सारे वेपर्स है, पहले से बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स है, तो फिर आप समझ लो कि इवेपोरेशन वहां पे ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम रहेगी। ठीक है, जैसे बारिश के टाइम पे होता है, आपको पता है बेटा बारिश के टाइम पे हमारे जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए जब उन दिनों पे आप कपड़े धो के सुखाते हो, कमरों में ही सुखा लो, चाहे बाहर तो सुखा नहीं सकते, बाहर तो पानी है, बाहर तो बारिश है, आप अपने कमरों में सुखा लो, अपने जो रूम्स होते हैं ना वहां पे सुखा लो, वो तब भी नहीं सूखेंगे, वो तब भी गीले 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 रहेंगे। तो ये चीज आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। और लास्ट पॉइंट आता है बेटा विंड का। जितनी ज्यादा हवा होगी, जितनी ज्यादा हवा होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, और जितनी कम हवा होगी उतनी कम इवेपोरेशन होगी। जैसे कि आप ये देख लो कि आप अपने कमरे में अगर कपड़ा सुखाते हो, मान लो हैंकी को गीला करा और उसको आप सुखाने के लिए रखते हो, तो और फैन को चला दो, तो फैन के चलाने की वजह से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि फैन नहीं चलाओगे तो थोड़ा धीरे से इवेपोरेट होगा। यही सेम चीज आप ऐसे करो, एक गीला हैंकी लो और आप कार में ड्राइव कर रहे हो लेट्स से अपने पापा के साथ, तो ठीक है, तो आप क्या करो, अपने विंडो से उस हैंकी को थोड़ा बाहर निकाल लो ताकि वो हवा में
लटके। और ऐसा करोगे ना अगर आप, तो क्योंकि हवा चलती है, जब हम हमारी गाड़ी चलती है तेज, तो हवा भी चलती है ऑब्वियसली, तो उस हवा की वजह से वो हैंकी जो है बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? विंड की वजह से। तो यानी कि विंड अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अब इसको रीड करते हैं। कह रहे इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। कह रहे मतलब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हम क्लोथ्स को सुखाते हैं बेटा विंडी डे पे, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। With the increase in wind speed, the particle of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. तो कह रहे जब हवा चलती है ना, तो हमारे आसपास जो वाटर वेपर्स होते हैं ना बेटा, वो उसको हटा देती है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट से वाटर वेपर खत्म हो जाते हैं, या एक तरीके से कह लो कि कम हो जाते हैं। तो फिर इसलिए इवेपोरेशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और इवेपोरेशन की स्पीड अगर बढ़ेगी तो फिर वो चीज जल्दी से सूख जाएगी। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इस कॉन्सेप्ट में अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, कि जो इवेपोरेशन है ना, जब जब भी होता है तो ये हमें ना एक कूलिंग इफेक्ट देके जाता है, एक ठंडा ठंडा सा इफेक्ट देके जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कभी अपने हाथों पे परफ्यूम लगाया है? परफ्यूम मतलब कभी अपनी बॉडी पे लगाया होगा, ऑब्वियसली आप सब यूज करते होगे। तो आपने कभी देखा है कि जैसे ही आप परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगाते हो, या चलो बॉडी पे मत लगाओ, आप अपने ना हाथों पे लगा लो, आप अपने हाथों में लगाओ, अपनी पाम में लगाओ, और जैसे आप लगाओगे ना, तो वो जो परफ्यूम होगा ना, वो इंस्टेंटली वेपर हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी कि हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाएगा क्यों? इवेपोरेशन की वजह से। अब जब भी ऐसा होता है, तो आपने क्या अपने कभी पाम में फील करा है ठंडा ठंडा? क्या कभी फील करा है ठंडा ठंडा? अगर करा है, तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट बेटा यही है कि कैसे, ऐसा क्यों हो जाता है बेटा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से पहले मेरे वर्ड्स को सुनना, फिर हम इनकी लैंग्वेज को रीड करेंगे, ठीक है? क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बट अगर आप मेरी बातों को सुन लोगे तो बहुत ही ईजिली आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो ध्यान से देखना बेटा, ये ठंडा ठंडा कैसे होता है। देखो, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है। आपको पता है मेरी बॉडी के अंदर हीट होती है, यस मेरी बॉडी में हीट होती है। अब जैसे ही मैंने इसमें परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम एक ऐसा सब्सटेंस से बना हुआ है जो इंस्टेंटली क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही वो इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ा ना, तो वो मेरे हाथों की हीट को भी साथ में लेके चला गया। सिर्फ मेरे हाथों की हीट को कह रहा हूं, पूरी बॉडी की हीट नहीं कह रहा, सिर्फ उस पार्ट की हीट लेके जा रहा है जहां पे मैंने परफ्यूम लगाया था। वहां की हीट वो अपने अंदर एब्जर्व करके ले जाएगा। तो अगर वो ले गया, तो कुछ सेकेंड्स के लिए वहां उस पर्टिकुलर पार्ट में मेरे को क्या लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि वहां पे हीट ही नहीं है। बट फिर कुछ सेकेंड्स के बाद जब वापस से ब्लड की सर्कुलेशन होगी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो चल ही रही है, बट कुछ एक दो सेकेंड के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल होगा, तो मेरे को वापस वहां पे नॉर्मल फील होएगा, वापस वहां पे गरम गरम सा लगेगा। लेकिन जब आप परफ्यूम डालोगे, तो वो उस कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होके आपको क्या वहां पे क्या देगा? ठंडा ठंडा फील देगा। और एग्जांपल लेते हैं इसका, और एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जो अर्दन पॉट्स होते हैं, अर्दन पॉट्स पता है ना, जो मटके होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए घड़े होते हैं, मटके होते हैं, जिसको अर्दन पॉट्स बोलते हैं, उसको उसको क्यों यूज करते हैं? जनरली आपने सुना होगा कि कहते हैं लोग कि उसको यूज करने से पानी हमें ठंडा मिलता है। तो उसको यूज करने से पानी कैसे ठंडा मिल सकता है? सेंस लगाओ, मतलब वो तो मिट्टी है, उससे पानी कैसे ठंडा मिल सकता है आपसे? ठीक है, तो अब उसका एग्जाम, उसका सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो कि वो कैसे आपको ठंडा ठंडा पानी देता है। तो ध्यान से सुनना। देखो, जो अर्दन पॉट्स होते हैं ना, उनकी जो आउटर पार्ट होते हैं ना, जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होती है, मतलब जो आउटर पार्ट होता है, उनमें होते हैं पोर्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स, टाइनी होल्स होते हैं, जिससे घड़े के अंदर का पानी ना, वो मटके के बाहर आ जाता है, उसकी स्किन पे, उसके वॉल पे, ठीक है? और वो आने की वजह से जब वो हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो बाहर जो इसका आउटर पार्ट है, जैसे मैं इसको करता हूँ, ये देखो, ये इसका आउटर पार्ट है, तो मान लो यहाँ पे आ गया वो पानी, ठीक है, अंदर से पोर्स है ना छोटे छोटे, तो यहाँ पे बाहर आ गया। अब ये बाहर आने की वजह से यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा हवा के अंदर। अब अगर वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो अभी तो हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन हमें क्या देके जाती है? कूलिंग इफेक्ट। तो वो उस घड़े को क्या करेगी? ठंडा ठंडा करेगी, तो पानी अंदर वाला जो पड़ा होगा वो भी क्या हो जाएगा? ठंडा। अब ठंडा का मतलब ये नहीं कि आप कहो कि ये बर्फ वाला पानी हो गया, इतना भी ठंडा नहीं होता। ठंडा का मतलब है कि जैसे गर्मियों में जो काफी, जो नॉर्मल पानी होता है वो काफी गर्म होता है, मतलब पीना उसको बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो घड़े में आप उसको पी सकते हो आराम से, इतना ठंडा वो होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि हमारा अगला कॉन्सेप्ट बेटा ये ही है कि कैसे इवेपोरेशन जो है ना हमें कूलिंग इफेक्ट देके जाता है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड्स कीप ऑन इवेपोरेटिंग। कह रहा है कि अगर एक ओपन वेसल रहेगा तो वो लगातार क्या रहता रहेगा, इवेपोरेट करता रहेगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जब भी ऐसा होगा ना, तो जिस भी रीजन से वो इवेपोरेट हो रहा होगा तो उस रीजन में जो एनर्जी होगी, जो गर्म एनर्जी होगी, वो उसको अपने साथ ले जाएगा। तो वो पर्टिकुलर रीजन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको हाथ वाला, तो इसने मैंने आपको बोला कि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, बट अगर आप मेरे एग्जाम्पल से समझ के करोगे तो इनकी लैंग्वेज आपको समझ आने लग जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने सराउंडिंग, अपने हाथों में परफ्यूम डालोगे तो वो परफ्यूम जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने की वजह से आपके हाथों की एनर्जी को अपने साथ ले जाएगा। आपका हाथ क्या हो जाएगा, कूल कूल फील करेगा। तो सेम चीज आपको कह रहा है कि जिस भी सराउंडिंग में पानी पड़ा होगा, जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो वो सराउंडिंग की जो हीट है वो उसको भी लॉस कर देगा, ले जाएगा अपने साथ, और उस एनवायरमेंट को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जो गरीब लोग होते हैं बेटा, जो पुअर होते हैं, जिनके पास एसी वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती, ये जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना, जिसके अंदर जैसे जब पहले कूलर वगैरह तो होता नहीं था, कूलर एसी वगैरह, तो पहले लोग ना रूफ पे सोते थे, रूफ पे, छत पे सोते थे। और आपको पता है छत पे जब सोते थे तो छत मतलब उस समय गर्मी का जब टाइम होता था तो एसी कूलर तो होते नहीं थे, तो अब छत पे वो क्यों सोते थे, अब छत पे सोने के लिए वो क्या करते थे, अपनी रूफ को, अपनी रूफ का जो बेस होता है ना, जो ग्राउंड होता है, उस पर पानी का स्प्रिंकलिंग करते थे, उसमें वाटर की क्या करते थे, स्प्रिंकलिंग करते थे, पानी को छिड़कते थे। अब पानी को छिड़कने से क्या होगा, जो रूफ की वो है ना, मतलब बेस है, उसमें जो गर्माहट है वो उस पानी के साथ इवेपोरेट होकर उड़ जाएगी, और जो रूफ है वो क्या हो जाएगा, ठंडा। वो रूफ क्या हो जाएगा, ठंडा। और फिर जब आप उसमें सोओगे तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो पुराने ज़माने में तो यही होता था, पुराने ज़माने में तो यही होता था, क्योंकि पुराने ज़माने में तो एसी कूलर नहीं होते थे बेटा। तो वो लोग क्या करते थे, वो रूफ के ऊपर अपनी छत में, जो छत का बेस है, जो ग्राउंड है, उसके ऊपर पानी की स्प्रिंकलिंग करते थे। वो पानी बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता था। इवेपोरेट जब वो होता था तो अपने साथ उस लैंड की हीट भी ले जाता था, उस जमीन की गर्मी भी ले जाता था, और गर्मी लेके जाने की वजह से जो जमीन है वो ठंडी हो जाती थी, और ठंडी होने की वजह से वो इंसान जो है आराम से सो पाता था उसके ऊपर।